Okay, ji, all right. So now we are going to start with our new topic, that is set theory. और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट क्लास में वी हैव टू एंड अप विद दिस सेट्स। आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं भाई। मैट्रिक क्लास में भी मेजरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे तो 7 8 में भी पढ़े होंगे आपने, तो ये इनिशियली वहीं से स्टार्ट होगा, बाद में आके फिर ये मेजर टॉपिक बन जाएगा आप लोगों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। सेट क्या होता है सबको इस बारे में पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। A well defined collection of distinct objects is called a set। अच्छा, एक चीज को समझ लीजिएगा, देखें सेट जैसे वो, अगर मैं थोड़ी सी रियल लाइफ एग्जांपल लूं तो खवातीन का थोड़ा सा मामला है कि गजरों का सेट होता है मेरे ख्याल में। वो गले में हार पहनते हैं, फिर उसी के हिसाब से बुंदे भी मेरे ख्याल में होते हैं, फिर चूड़ियां भी होती हैं। तो वो सब एक बॉक्स में आता है। तो वो भाई बुंदे अलग खरीद लो, गले का हार अलग खरीद लो, और नाक में जो नकेल डालते हैं वो एक अलग खरीद लो। तो भाई मतलब अलग अलग खरीद लो, लेकिन नहीं, वो उसको एक सेट बनाते हैं क्योंकि वो सारी आपस में एक साथ कुछ मैचिंग हो रही होती है। अब ये खवातीन का शोभा मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं है, तो वो मैचिंग हो रही होती है तो उसका कंट्रास्ट आ रहा होता है, तो उस तरह की कुछ चीजें होती है ना, तो वो सारी की सारी रिलेटेड चीजें होती है, इसलिए उसका एक सेट बना देते हैं। अब मैं लड़कों की बात करूं तो लड़के जब जो जिन लड़कों को क्रिकेट का शौक होता है तो वो जाते हैं दुकान पर और बोलते हैं भाई मुझे किट दे दीजिए, किट, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, किट दे दीजिए। अब उस किट बैग के अंदर जो है वो ग्लव्स भी होंगे, वो वो जो है वो पाँव पे पहनने वाले शायद वो पैड्स कहलाते हैं, पैड्स भी होंगे, हेलमेट भी होगा, उसके अंदर एक बैट भी होगा, उसके अंदर बॉल भी होगी। तो ये तमाम चीजें उनके पास होंगी उस किट के अंदर, क्योंकि वो एक सेट है क्रिकेट की इक्विपमेंट्स का बोल रहे हैं, क्रिकेट खेलने वालों के लिए ना। तो उसमें सारी की सारी सिमिलर चीजें रखी हुई होंगी। इसी तरीके से वेजिटेबल्स का एक अलग सेट होता है, उसमें फ्रूट्स नहीं आ सकते। फ्रूट्स का एक अलग सेट होता है, उसमें वेजिटेबल्स नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो ये बॉयज का एक अलग सेट बना दिया जाएगा, गर्ल्स का एक अलग सेट बना दिया जाएगा, क्योंकि बॉयज तकरीबन एक जैसे होते हैं, गर्ल्स तकरीबन एक जैसी होती हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, मैं अब अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करूं, अल्फाबेट्स का अलग सेट होता है, वी हैव 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है, हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, हमारे पास होल नंबर्स का सेट है, वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वी हैव अ सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, वी हैव अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एज वेल। तो हमारे पास ये अब प्राइम नंबर्स का सेट क्यों बना दिया, क्योंकि उसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, अब सेट्स को लिखने की ना डिफरेंट फॉर्म्स हैं, गालिबन 3 फॉर्म है। जो पहली फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म। टेबलर फॉर्म वो फॉर्म है जो बहुत आसान सी होती है, जिसमें जिसकी मिसाल आपके सामने है कि लाइक ए सेट बनाया हुआ है ना, 1 2 3 4 5। तो अगर आप गौर करें तो ये जो सेट बनाया हुआ है ये नेचुरल नंबर्स का है, और इसमें 5 नेचुरल नंबर्स इंक्लूड किए हैं। अगर आप बी सेट को देखें तो 2 4 6 8 देख के पता चल रहा है कि दिस इज अ सेट ऑफ इवन नंबर्स। और कितने कहाँ तक के इवन नंबर्स मौजूद हैं इसमें, 50 तक के इवन नंबर्स मौजूद हैं। 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, ऑड भी कौन से, पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं ये वाले। और डॉट 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 का मतलब ये होता है, इसको हम लोग इलिप्सिस कहते हैं, और इसका मतलब इसको ये शॉर्ट फॉर्म है सो ऑन सो फोर्थ की। ऑल राइट। अच्छा, दूसरी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इंग्लिश में भाषण झाड़ दिए जाए, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो क्या बनेंगे, जो पीछे बनेंगे, 1 2 3 4 5। सेट ऑफ फाइव 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 नेचुरल नंबर्स इज 1 2 3 4 5। जो बी सेट है उसको भी लिख दिया, सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल्स टू 50। जो यहाँ पर पीछे नंबर्स लिखे हैं 2 4 6 8 डॉट 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 50। सी सेट देख लें आप, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब इसमें चूंकि लिमिट नहीं दी हुई तो मैं लिख भी नहीं रहा कि लेस देन और इक्वल्स टू या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ओके, द नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो आपको याद होगा, एक्स इज सच दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मैट्रिक क्लास में हम लोग इस तरह के सवाल किया करते थे। यहाँ पे वो लिखी हुई बात, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो खूबसूरत सा ई बना हुआ है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इट, बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं, बेसिकली सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में बिलोंग्स टू है। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट, जो एक और का सिंबल बना हुआ है बीच में, लाइक स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, this is called such that x belongs to natural numbers such that x is less than equals to 5,
मुझे पता है कि नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 और वो क्या बोल रहे हैं कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। ऑलराइट, उसके बाद लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू इवन नंबर, सही दैट, यानी कि x का ताल्लुक इवन नंबर से किस तरीके से कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 50। x जो है ना वो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा तो 1 आता है, बट इसका आंसर में 1 इंक्लूड नहीं किया जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इवन नंबर्स। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 4 6 8 डॉट 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 और 50 तक जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू भी लिखा हुआ है भाई, तो ये हो जाएगा 50 तक। ऑलराइट, उसके बाद वी हैव x बिलोंग्स टू o, o का मतलब क्या है, ऑड नंबर, और क्या लिखा हुआ है, 0 इज लेस देन x। अच्छा, 0 इज लेस देन x का मतलब, जस्ट होल्ड ऑन, सो दिस इज x बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स such that 0 is less than x, 0 is less than x और x is greater than 0। x is greater than 0 का मतलब क्या है कि 0 से बड़े नंबर होना चाहिए, तो सो 0 से जो बड़ा नंबर है दैट इज 1। क्या 1 ऑड नंबर है? सो यस, दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, अब इसकी अपर लिमिट नहीं बताई गई, सो दैट बिकम्स एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है जी, ऑल राइट। अच्छा, यहाँ तक कुछ सवाल है तो मुझसे पूछ लेंगे, काफी बुनियादी बातें मैंने करी हैं। मूविंग ऑन। अच्छा, अब ये देखें आप, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है, इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, सो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक नंबर्स हैं। और उसके बाद ये इवन नंबर्स आ गए हैं, फिर वी हैव ऑड नंबर्स। अच्छा, इनको हम लोग नंबर्स नहीं लिख रहे, इंटीजर्स लिख रहे हैं, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल से डिविजिबल होते हैं और बाय 1, बट बोथ नंबर्स शुड नॉट बी द सेम। आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आपको इसका पता होगा। ठीक है, फिर वी हैव रैशनल नंबर्स, फिर वी हैव इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में याद होगा कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा अब आए जरा आगे की तरफ। दिस इज व्हाट वी कॉल इट सबसेट। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, जरा समझिएगा इस बात। इफ a and b are two sets, then a is called a subset of b. It is written as a subset of b. The set A is subset of B if and only if any element of A is also an element of B. यहां कह रहे हैं कि A B का सबसेट है। आसान अल्फाज में बात करूं तो A B का बच्चा है। A is a subset of B का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब A के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि B के अंदर मौजूद हैं, यानी कि A के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स शुड बी अ पार्ट ऑफ सेट B एज वेल। ठीक है, अच्छा अब इसकी एग्जांपल भी जब दी जाएंगी तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग? अब वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, और आपको याद होगा कि इफ एंड ओनली इफ को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे? बाई डायरेक्शनल एरो से। यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एरो इस्तेमाल किया जा रहा है और लिखा हुआ आ रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ। इफ x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। मिसाल के तौर पर कोई नंबर है, कोई वैल्यू है x, उसका ताल्लुक a से है तो उसका ताल्लुक b से भी होना चाहिए। ठीक है, तब तो a b का सबसेट होगा, अदरवाइज नो। अच्छा, अब रिमार्क्स में क्या लिखा हुआ है? व्हेन a इज अ सबसेट ऑफ b देन b इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ a। मैं कह रहा हूं कि अगर a b का बच्चा है तो b a का क्या हुआ? अब्बा। अब्बा को क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरसेट। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? When A is not subset of B, then there exists at least one x belongs to A, such that x does not belongs to B. अगर मैं कहता हूं कि A B का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि x के अंदर, सॉरी, A के अंदर कोई ऐसी वैल्यू रखी हुई है जो कि B के अंदर मौजूद नहीं है। आई रिपीट दिस सेंटेंस कि अगर मैं ये कहता हूं कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, तो इसका मतलब ये कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in A which does not belongs to set B, जिसका ताल्लुक A से तो है लेकिन B से नहीं है। तो फिर इसलिए मैं फतवा जारी कर रहा हूं कि A is not a subset of B। और ऑब्वियस सी बात है, तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
तो हर सेट जो है वो अपना सबसेट होता है। अब आए जरा ये एग्जांपल से आपको बात समझ में आएगी। ए की वैल्यू दी हुई है 135, बी की वैल्यू है 1 2 3 4 5, सी की वैल्यू है 1 2 3 4 व्हाइल द वैल्यू ऑफ डी इज 3 1 5। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और उसका क्या लिखा है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। अच्छा, बी में 1 से लेके 5 तक के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं और ए के अंदर 135। अब मेरा सवाल समझिएगा, क्या ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं? इफ द आंसर इज यस, so this statement is true, and yes, the answer is yes, and this statement is true as well, क्योंकि 135 बी के अंदर भी मौजूद हैं। अब इसको उल्टा मत देख लीजिएगा कि सर 2 और 4 तो ए के अंदर मौजूद, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो आप ए के एलिमेंट्स को देखिए कि क्या ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो सही है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सी के तमाम एलिमेंट्स देखिए 1 2 3 4, क्या सी के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं? द आंसर इज यस। ये मत सोचिएगा कि बी का जो एलिमेंट 5 है वो सी के अंदर मौजूद नहीं है, ये नहीं देखना। आपने देखना है कि सी के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद होने चाहिए, एंड विच इज द केस। अच्छा, अगला है ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ए के अंदर है 135 और डी के अंदर है 315। ऑर्डर डजंट मैटर। ए के अंदर एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, 135, डी के अंदर एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है, 315, बोथ मेक द सेम सेंस। तो ये दोनों एलिमेंट्स के अंदर सेम, दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ डी एज वेल। ओके, ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। अच्छा भाई, ऐसा क्यों है? ए के अंदर 135 है और सी के अंदर है 1 2 3 4। तो ए के अंदर 1 है, सी में भी 1 है, ए के अंदर 3 है, सी के अंदर भी 3 है, लेकिन ए के अंदर एक एलिमेंट है 5 जो कि सी के अंदर मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। यस, यहां तक का कोई सवाल? मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी, लेट ए एंड बी सेट्स। A is a proper subset of B if and only if every element of A is in B, but there is at least one element of B that is not in A and is denoted by A subset of B। देखिए जी, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक फर्क है सिंबॉलिकली, कि सबसेट के अंदर इक्वल्स टू भी लगा हुआ होता है। इसमें इक्वल्स टू का मतलब एक नीचे लाइन लगी हुई होती है, इसमें लाइन नहीं लगी हुई होती, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है। वो ये डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी के तो ए के अंदर बी के तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए, पहली बात। लेकिन बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि ए के अंदर ना हो, यानी कि अब्बू के अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे में ना हो। ठीक है, बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अब्बा की क्वालिटी है कि अब्बा पैसे कमाते हैं, ठीक है ना, तो सारी क्वालिटी अब्बा वाली आ गई, लेकिन एक क्वालिटी नहीं है, सो दैट बिकम्स अ प्रॉपर सबसेट। जैसे कि मिसाल के तौर पर नीचे एग्जांपल दी हुई है, ए की वैल्यू है 135, बी की वैल्यू है 1235। अब आप गौर करें कि ए के 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ए के तीनों एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी के अंदर एक एलिमेंट इजाफी है विच इज 2। बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ज्यादा है विच इज 2। दैट्स व्हाई दिस कैन बी अ प्रॉपर सबसेट। दिस कैन बी, इसका मतलब ये कि ए कैन बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो बात मैं उर्दू में करूंगा इंग्लिश में लिखी हुई है। ऑलराइट, अच्छा अब इक्वल सेट्स की बात कर लें। बहुत सिंपल है कि अगर एक एलिमेंट के तमाम, एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो वो इक्वल सेट कहलाएगा। अच्छा, अब उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, वो इंग्लिश में आप लिख के दे दें, आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के दे दें, या आप किसी और फॉर्म में लिख के दे दें, लेकिन अगर उसकी वैल्यू सेम है तो बस फिर आपका आंसर, वो दोनों सेट्स इक्वल हैं। जैसे ए सेट है 1 2 3 6 और बी में क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6। 6 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से? 1 6 किस से डिवाइड होता है? 1 2 3 6। अगेन वही सेट ए बन गया।
सी की बात करूं 3162, एलिमेंट्स को आगे पीछे कर दिया, डजंट मेक एनी सेंस। डी की बात करें 1222 3666, तो इसमें जो 2 दो मरतबा रिपीट हो रहा है और सेट की हमें खासियत पता है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो वहाँ इसको अगर मैं डी को सही तरीके से करके लिखूंगा साफ सुथरा करके, तो इसका बन जाएगा 1 2 3 6। ठीक है जी। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं नल सेट। नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके सेट में कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है। और इस, इस इसको इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इन दो तरीकों से, या तो फाई से, या फिर आप इसको इससे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप ब्रैकेट्स ओपन करें और ब्रैकेट्स को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर नल सेट की मिसाल क्या हो सकती है कि x is such that x is a person taller than 10 feet। तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि 10 फीट से लंबा हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, नल सेट। ठीक है। जैसे कि मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने वो पढ़ाई, उसमें ये चलाऊं, ये सेट बनाना चाहूँ कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स का सेट जिनका ए ग्रेड आया हो, तो मेरा नल सेट आएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब बिल्कुल। अच्छा, अब ये आपने करना है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। सो द फर्स्ट वन इज ट्रू एंड द सेकंड वन इज ट्रू एज वेल। दोनों ही ट्रू हैं। अच्छा, आप समझिए, इसको समझिएगा जरा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहला लिखा हुआ था x बिलोंग्स टू सेट x। देखिए, जब भी कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है सो दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ सेट। और इसके अंदर इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जिसका नाम है x। देखिए, ये बिलोंग्स टू एक ऐसी चीज थी जो मैंने अपने लेक्चर में अभी तक नहीं पढ़ाई, मतलब सरसरी पढ़ाई थी लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ाई थी। अब इसका मतलब ये है कि x एक एलिमेंट है। बिलोंग्स टू याद रखिएगा कि हमेशा एलिमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है, सेट के साथ नहीं किया जाता। तो x बिलोंग्स टू सेट x। x एक एलिमेंट है जिसका ताल्लुक इस सेट से है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, x इज अ सबसेट ऑफ x। ये भी सेट है और ये भी सेट है। और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसेट। प्रॉपर सबसेट की बात नहीं कर रहे, सबसेट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस वन इज ट्रू एज वेल, क्योंकि ये इसका मैंने क्या बताया था कि एक सेट अपने सेट का सबसेट होता है। सो दिस वन इज ट्रू एज वेल। ठीक है। अच्छा, मूव ऑन। अच्छा, इसमें कोई सवाल है, किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो? ठीक है जी, ऑल राइट, मूव ऑन। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज 4 क्वेश्चंस। वही ट्रू फॉल्स में आपने जवाब देना है इसका, या ये बिलोंग्स टू में और सबसेट में फर्क रखिएगा। चलो, माशाल्लाह, पहला ही फॉल्स है। पूरी उम्मत इसको ट्रू लिखती हुई जा रही है और यहाँ पर आंसर फॉल्स है। इज देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी व्हाई इज इट फॉल्स? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे इस बात को एक्सप्लेन कर सके कि ये फॉल्स क्यों है? चलें ट्रू एक्सप्लेन कर देंगे, ट्रू कैसे था भाई ये? अगर याद हो, मैंने बताया था कि ये बिलोंग्स टू का सिंबल इस्तेमाल होता है एलिमेंट के साथ, और यहाँ तो सेट बना दिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सो दिस कैन नेवर बी पॉसिबल। ठीक है। सो जब भी बिलोंग्स टू आएगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सेट बना दिया, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज फॉल्स। ऑल राइट। अच्छा, दिस वन इज ट्रू। कमाल की बात देखें जरा, अभी मैंने ऊपर फतवा जारी किया है कि उल्टे हाथ पे एक एलिमेंट आना चाहिए, और यहाँ पे एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट नहीं बोल रहा मैं फिलहाल इसको, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है, बट नाउ दिस टाइम इट इज दिस वन इज ट्रू। ये क्यों ट्रू हुआ भाई? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको जो इसको एक्सप्लेन कर दे कि हाउ इज इट ट्रू? अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए। मेरे ख्याल में अली सिद्दीकी साहब कुछ बताना चाह रहे हैं।
जी अली साहब, कैन यू हियर मी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जनाब फरमाइएगा जरा, ये डी वाला ट्रू कैसे हो गया? सर वो सेट रिप्रेजेंट सेट नल क्या कहते हैं उसको, हाँ जी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसको सर ब्रैकेट से। हाँ तो भाई मैं तो ऊपर पीछे फतवा जारी ही किया है कि उल्टे हाथ का शर्ट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में बिलोंग्स टू लगा हुआ है। सर आपकी वो राइट हैंड साइड पे तो वो आ रहा है ना, क्या कहते हैं, सेट इज नल, सेट एलिमेंट इक्वल्स टू नल। नहीं एक मिनट। ठीक है, मेरे ख्याल में उजैफा को इसका जवाब पता है। उजैफा से बात कर लेते हैं। जी उजैफा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपका माइक ही नहीं चल रहा। चलिए जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। उजैफा ने वैसे चैट बॉक्स में लिख के इसका जवाब बता दिया है कि आप देखें राइट हैंड साइड के ऊपर एक सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, वो ये रहा। एक सेट लिखा हुआ है, देखें ब्रैकेट जब शुरू हो रहा है तो उसका मतलब है कि सेट शुरू हो गया है। उसके अंदर एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कैसे लिखा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर एक्स। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर एक्स एक एलिमेंट हुआ। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है वो भी यही लिखी हुई है कि दिस बिलोंग्स टू दिस। और बिलोंग्स टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या आता है? कोई एलिमेंट आता है। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट था वो क्या था? ब्रैकेट के अंदर एक्स। दैट्स व्हाई दिस वन इज ट्रू। और ये ट्रू क्यों नहीं था? क्योंकि ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ खाली एक्स एक एलिमेंट था। और यहाँ पर ये यहां से लेके लाइक जो मैंने हाईलाइट किया है ये पूरा एक एलिमेंट है। सो दैट्स व्हाई दिस वन इज ट्रू, एंड जो ऊपर वाला है वो फॉल्स है। अच्छा, अब इसकी बात करें जरा कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एक्स, जो आगे एक सेट बना हुआ है। तो बचपन में मैट्रिक क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। और आप लोग जब बनाते भी थे तो उसके अंदर जो सबसे पहला सेट हुआ करता था वो एक नल सेट हुआ करता था। अच्छा, अब उसके बाद है नल सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। अगेन बिलोंग्स टू आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास एलिमेंट होना चाहिए। क्या नल सेट जो है वो एक एलिमेंट है? एलिमेंट तो नहीं है। दैट्स व्हाई दिस वन इज फॉल्स। सफिया कह रही है कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है, राइट हैंड साइड वाले सुपर सेट हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो सबसेट वाले की बात कर रहा हूँ, बिलोंग्स टू की बात नहीं कर रहा। सबसेट वाले केस में जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो सबसेट होता है, और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो सुपर सेट होता है। ठीक है जी, ऑल राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यूनिवर्सल सेट। लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा, लाइक नाम से पता चला ना यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब दुनिया नहीं होता। यूनिवर्सल का मतलब, यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात। दुनिया का मतलब तो शायद वर्ल्ड हो जाएगा, जमीन का मतलब अर्थ होगा। यूनिवर्स का मतलब है कायनात। कायनात का मतलब कायनात का मतलब जिसमें सारे आसमान, सारे सैयारे, जुपिटर्स, मार्स, तमाम सैयारे जो है ना वो शामिल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसमें तमाम सेट्स की वैल्यूज मौजूद हों। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक सेट है ए, दैट इज 246। दूसरा सेट है बी, उसमें क्या लिया है 135। और जब मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा? उसमें इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, आसान सी बात थी मेरे ख्याल में। अब आए जरा ये वेन डायग्राम। ये जो पीछे मैं सेट पढ़ा के आ चुका हूँ, ये सब कुछ तो आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ये वो चीज है वेन डायग्राम, जो जो जिसको पढ़ाने के लिए मैंने इतनी ये थीम बनाई है। अच्छा, वेन डायग्राम जो है वो हमारे सेट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर हम लोग जो हमारा आंसर होता है, जो हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड पोर्शन होता है, उसको हम लोग शेड करते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझें। इनिशियली दो सेट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है। और ये यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तमाम वैल्यूज मौजूद होती हैं। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, दिस स्क्वायर बॉक्स। जबकि बाकी जितने भी सेट्स हैं वो आपके इस सर्कुलर फॉर्म में बनाए जाते हैं।
अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि वैसे तो मैंने अभी आपको इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं पढ़ाया, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत याद ही होगा कि ए और बी का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी दिस वन। ठीक है, मैं पूछूं भाई ए का कौन सा पोर्शन है, आप बता देंगे भाई यहाँ ये पूरा ए का पोर्शन है, ये वाला। अच्छा, अब सवाल अगर ये आ जाए कि सिर्फ ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो मैं इस वाले जो पोर्शन, जो बी का वाला पोर्शन है, इसको बाहर निकाल दूंगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे पास बन जाएगा ओनली ए वाला। ठीक है, वेल इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और वी हैव लेस देन 1 मिनट, तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ और दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ।